चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे गोलीय सतह द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अभी तक जो भी आपने अपवर्तन या परावर्तन पढ़ा था वो या तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, के द्वारा पढ़ा था या समतल सतह द्वारा अपवर्तन पढ़ा था। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो है गोलीय सतह से कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लें, गोलीय सतह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, गोलीय सतह द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय सतह द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये होता क्या है, लिखते रहेंगे साथ में। गोलीय अपवर्तक, गोलीय अपवर्तक सतह एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जिसका वक्र भाग किसी, जिसका वक्र सतह, सतह किसी गोले का भाग होता है। ठीक है, ध्यान रहे, गोलीय अपवर्तक सतह एक ऐसा माध्यम है जिसका वक्र जो सतह होगा वो किसी गोले का भाग होगा। यह गोलीय अपवर्तक जो सतह होता है, यहाँ पर दो प्रकार का हम पढ़ेंगे। ठीक है, नीचे लिखेंगे, यह अपवर्तक, यह अपवर्तक सतह दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है। अब वो दो प्रकार में कौन कौन है, तो पहला जो इसका प्रकार है वो है अवतल गोलीय अपवर्तक सतह। अवतल अपवर्तक गोलीय सतह, ये इसका पहला प्रकार है। ध्यान रहे, अवतल अपवर्तक गोलीय सतह होता क्या है, ऐसा गोलीय सतह जिसका अपवर्तक भाग या जिसका अवतल भाग विरल माध्यम की ओर हो, जिसका अवतल भाग किधर हो, विरल माध्यम की ओर हो। मतलब समझिए, अगर हम इस तरह से कोई गोली सतह बनाए, इसके इस तरफ कांच या कोई सघन माध्यम हो, इधर समझ में आ गई बात, और ये उसका अवतल वाला सतह है, इधर क्या हो, वायु हो या इधर कोई विरल माध्यम हो। ठीक है, तो इस अवतल अपवर्तक सतह को हम क्या कहेंगे, अवतल अपवर्तक गोलीय सतह कहेंगे। ठीक है, अगर किसी गोलीय सतह का अवतल भाग की तरफ विरल माध्यम हो
तो उस गोलीय सतह को हम अवतल अपवर्तक गोलीय सतह कहते हैं। ध्यान रहे, फिर एक बार ध्यान से सुने, ऐसा गोलीय सतह जिसके अवतल भाग के तरफ क्या हो, विरल माध्यम हो, तो उस सतह को हम बोलेंगे अवतल अपवर्तक गोलीय सतह। मतलब यहाँ पे जो लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ अवतल लिखा है तो अवतल सतह के तरफ विरल माध्यम होगा, यानी हवा होगी। अगर यहाँ लिखा है उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह, इसका मतलब उस गोलीय सतह के उत्तल वाले भाग के तरफ क्या रहेगा, हवा यानी विरल। समझ में आ गई बात? तो बाकी दूसरा जो भाग होगा उधर क्या रहेगा, सघन माध्यम। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये गोलीय सतह है, ठीक, इसका जो अवतल भाग है वो इधर है, और इस भाग के तरफ कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो इसके दूसरे तरफ कौन सा माध्यम हो गया, सघन हो गया। ठीक है, तो इस गोलीय सतह का नाम क्या होगा, अवतल अपवर्तक गोलीय सतह। ठीक है, तो इसके विषय में यहां लिखते हैं, ऐसा गोलीय सतह जिसके अवतल भाग के तरफ वायु ब्रैकेट में विरल माध्यम। ठीक है, उपस्थित हो, उसे अवतल अपवर्तक गोलीय सतह कहते हैं। ठीक है, उसे अवतल अपवर्तक गोलीय सतह कहते हैं। यानी अवतल सतह की तरफ हमेशा क्या होना चाहिए, हवा या कोई विरल माध्यम। तो दूसरे सतह को क्या होना चाहिए, सघन माध्यम। अगर ऐसा कहीं सतह दिखाई दे तो आप तुरंत कहेंगे सर ये अवतल अपवर्तक गोलीय सतह है। ठीक है, और ये उसका फिगर है। ठीक, दूसरा जो यहाँ पर है हम पढ़ेंगे वो है उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह। ये इसका दूसरा प्रकार है। हमने लिखा ना अपवर्तक सतह कै प्रकार का, दो प्रकार का। तो एक तो हो गया अवतल अपवर्तक गोलीय सतह, दूसरा है उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह। ठीक, ध्यान रखिए ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बना दिया आपने, जैसे उत्तल दर्पण बनाते हो वैसे। ये वाला उत्तल सतह है, इसके तरफ क्या होगा, विरल यानी हवा। उत्तल सतह की तरफ हमेशा विरल हो, यानी जो अपवर्तक सतह होगा उसके तरफ हमेशा क्या रहेगा, विरल रहेगा। तो ये वाला जो दूसरा भाग बचेगा उसके तरफ सघन माध्यम रहेगा, जैसे कि कांच। ठीक है, इसका नाम क्या है, उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह। समझ में आई बात? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? अवतल अपवर्तक सतह में अवतल भाग की तरफ विरल माध्यम होना चाहिए, उत्तल अपवर्तक सतह में उत्तल भाग की तरफ विरल माध्यम होना चाहिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो जो आपने लिखा है ना ध्यान से देखना, ऐसा गोलीय सतह जिसके, अवतल की जगह उत्तल लिख दोगे, उत्तल भाग के तरफ वायु या विरल माध्यम उपस्थित हो,
उसे उत्तल अपवर्तक गोलीय। करना क्या है, जहां पर अवतल है वहीं पर उत्तल लिख देना है और फिगर ये बना देना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। जिस तरह से आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पढ़े थे, वक्रता त्रिज्या पढ़े होंगे, ठीक है, मुख्य अक्ष पढ़े होंगे, ध्रुव पढ़े होंगे, वो सारी चीजें इसमें भी हैं। तो हम उसको अब बताएं, नोट नहीं कराएंगे, बस समझा देंगे, क्योंकि उत्तल अवतल दर्पण जब पढ़ाया गया था उसमें सारी चीजें लिखा भी दी गई हैं, बता दी गई हैं। यहाँ पर बस हम आपको ऐसे एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, आप देखें, ये अवतल अपवर्तक गोलीय सतह है और ये उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह है। ठीक है, इस अपवर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होगा वही इसका क्या कहलाएगा, ध्रुव। और यही चीज आपने अवतल उत्तल दर्पण में भी लिखा होगा। इसे P से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, यह गोलीय अपवर्तक जो सतह है किसी गोले का भाग होगा, तो उस गोले का केंद्र इसका भी केंद्र होगा और वही केंद्र इसके लिए क्या कहलाएगा, वक्रता। और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, C से। वही चीज अगर हम इसमें भी देखें तो इसका केंद्र इधर आएगा, ये भी किसी गोले का ही भाग होगा और उस गोले का केंद्र इसका भी केंद्र होगा। मान लेते हैं वो केंद्र ये है, ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र दोनों से जो रेखा गुजरती है वही कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, तो ये इस गोलीय अपवर्तक सतह का क्या है, यहां भी ये क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, दूसरी चीज, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता, तो यहां भी ये क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। समझ में आ गई बात। जिस तरह दर्पण में आपने सब कुछ पढ़ा उसी तरह इसमें भी आप पढ़ेंगे। फर्क केवल इतना होगा कि उसमें मुख्य फोकस भी था, इसमें मुख्य फोकस नहीं है। ठीक है, बाकी सब चीजें वैसे ही है। क्लियर। और इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सतह है चाहे वो उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह हो चाहे ये अवतल अपवर्तक गोलीय सतह हो, दोनों दो माध्यम को क्या करेंगे, अलग करेंगे। देखिए, इस सतह के इधर जो माध्यम है वो विरल है और इधर जो माध्यम है वो, उसी तरह यहां भी देखिए इधर विरल है और इधर, तो ये जो अपवर्तक सतह है चाहे वो उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह की बात हो रही हो चाहे वो अवतल अपवर्तक गोलीय सतह की बात हो रही हो, ये दो माध्यम को क्या करेंगे, अलग करेंगे। और जब अलग करेंगे तभी तो अपवर्तन होगा। अगर दोनों तरफ माध्यम सेम हो जाएगा तो अपवर्तन की क्रिया नहीं होगी। अपवर्तन के लिए आपको बार बार मैं बोलता हूं कि माध्यम दोनों क्या होने चाहिए, अलग होना जरूरी है। ठीक है, तो ये दोनों सतह दोनों माध्यम को अलग कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि उसमें भी आपने चिन्ह परिपाटी पढ़ा था, लिखा भी है, इसमें भी वही चिन्ह परिपाटी लागू होगा। चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि जो भी दूरी आप मापेंगे वो ध्रुव से मापेंगे। यानी अगर यहाँ पर दूरी मापना है इधर या इधर तो कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से। इसमें भी ध्रुव से ही मापी जाएगी, पहली चीज। दूसरी बात इसमें यह है कि जो दूरी आप अपवर्तक सतह के बाएं तरफ मापेंगे वो सब निगेटिव होगा और जो दाएं तरफ मापेंगे वो पॉजिटिव होगा। वही चीज यहाँ भी लागू होगा, जो बाएं तरफ दूरी नापी जाएगी वो और जो दाएं तरफ नापी जाएगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी भी वही यहाँ भी लागू होगा। वहां पर भी आपने देखा होगा वस्तु की दूरी को U से और प्रतिबिंब की दूरी को, वही चीज यहाँ भी होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर हमने एक बार आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब हम बात जो करने वाले हैं वो है
इसकी बात करें, उत्तल अपवर्तक गोली सतह द्वारा अपवर्तन, उत्तल अपवर्तक गोली सतह द्वारा अपवर्तन। और वो अपवर्तन तब ज्ञात करेंगे जब वस्तु कहाँ हो, विरल माध्यम में हो। वस्तु कहाँ हो, विरल माध्यम में हो। और जब वस्तु विरल माध्यम में हो तो उस वस्तु का यह वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा हो, तब इसका अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, समझ में अभी आएगा आपको, ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, नंबर 1, वो है उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन। ठीक है, उत्तल अपवर्तक गोली सतह द्वारा अपवर्तन। अब इसमें जब अपवर्तन की हम बात करेंगे तो इसमें पॉइंट ए की बात करेंगे। पॉइंट ए क्या होगा, जब वस्तु कहाँ हो, विरल माध्यम में हो। जब वस्तु कहाँ हो, विरल माध्यम में हो, विरल माध्यम में हो। ठीक, फिर ध्यान देना, विरल माध्यम में हो, इसमें नंबर 1, जब उसका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा हो। माध्यम में कहाँ हो, विरल में, और प्रतिबिंब क्या बन रहा हो, वास्तविक। तो इसका जो पहला भाग है, जब वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता हो। ध्यान देना हमारी बात को, प्रश्न जब भी पूछा जाएगा इस पे तो यही पूछा जाएगा कि उत्तल अपवर्तक गोली सतह के सामने विरल माध्यम में स्थित वस्तु का जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उसके अपवर्तन का सूत्र का निगमन कीजिए या उसके सूत्र को ज्ञात कीजिए। समझ में आई बात। सतह कौन सा होगा, उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह होगा, और उसके सामने वस्तु कहाँ रखी गई होगी, विरल माध्यम में, और वह प्रतिबिंब कैसा बना रहा होगा, वास्तविक। ठीक है, ऐसे कंडीशन में उसका अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना है। एक यहां पर उत्तल अपवर्तक गोली सतह लेंगे, ऐसे मान लेते हैं ये सतह x और y है, जिसके एक तरफ सघन माध्यम है और इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक है μ2, और दूसरे तरफ इसके उत्तल अपवर्तक सतह की तरफ विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक है μ1। दो माध्यम को ये क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, पृथक कर रहा है। ठीक है, इधर माध्यम जो है वो सघन है, ठीक है, और इधर जो माध्यम है वो विरल है। ध्यान रखना इस चीज को, सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना है और विरल माध्यम का
μ1 है। ठीक है, इन दोनों को यह उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ये है इसका ध्रुव, ये है इसका वक्रता केंद्र, और दोनों से जो रेखा जा रही है ये है इसका मुख्य अक्ष। ठीक है जी, वस्तु को विरल माध्यम में रखा गया क्योंकि यही लिखा गया है जब वस्तु, तो वस्तु इधर होगा कि इधर होगा, इधर होगा। यहां पर हमने एक वस्तु रख दिया O, ये वस्तु हो गई O। ठीक है, एक प्रकाश की जो किरण है वो सीधे ऐसे जा रही है, ध्यान देना आप, यही सब मेन है, जिसको समझ में आ जाएगा वो कर ले जाएगा। एक प्रकाश की किरण ऐसे सीधे सतह पर पड़ रही है, और जब सीधे सतह पर पड़ेगी तो सीधे क्या होगी, पार हो जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, एक प्रकाश की जो किरण है वो इस पर ऐसे जा रही है, ऐसे। ठीक है, एक किरण ये जा रही है, जहां पर ये टकरा रही है उस पॉइंट पर वक्रता केंद्र से आप एक क्या करोगे, लंब डाल दोगे। ये ध्यान रखना, लंब हमेशा गोली सतह पर कहां से डाला जाता है, वक्रता केंद्र से, और कहीं से नहीं। तो ये लंब आप डाल देंगे तो ये कोण बन जाएगा आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, और ये बन गया I। ठीक है जी, इस किरण को जाने के लिए सीधे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी क्योंकि अब ये सघन माध्यम में जा रही है, और जब सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और ये यहां से अभिलंब की ओर झुकते हुए चली जाती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, जब ऐसे झुकेगी तो ये जो कोण बनेगा ये वाला, ये हो जाएगा इसका अपवर्तन कोण R। इस कोण का नाम क्या है, R, अपवर्तन कोण, ये बन जाएगा। अब देखो, ये किरण और ये किरण एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, और जहां पर ये दोनों किरण एक दूसरे को काटेंगी वही प्रतिबिंब बनेगा I। ठीक है, और यह प्रतिबिंब कहीं पर डॉटेड लाइन से बना नहीं है, तो ये प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से समझना, ये किरण जो जा रही है, ये वाली किरण, ये वाली, ये मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी उस कोण को हमने मान लिया अल्फा। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना सबको। प्रतिबिंब वाली जो किरण है मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को मान लेते हैं बीटा। क्या, बीटा। और जो वक्रता केंद्र वाली रेखा दिख रही है वह मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसको मान लेते हैं गामा। ठीक है, इतना मान लेंगे। फिर ध्यान देना, ये जो पॉइंट आप देख रहे होगे ये वाला, इस पॉइंट को कोई नाम दे दो, मान लो हमने नाम दे दिया ए। ठीक, यहां से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दो सीधा, यहां से मुख्य अक्ष पर एक ऐसे लंब डाल दो। मान लेते हैं इस जहां पर ये लंब है उसका नाम है n, और ये पॉइंट क्या था, P। ठीक है, ध्यान रहे ध्रुव से वस्तु की दूरी ये है, और ये दूरी निगेटिव होगी या पॉजिटिव। दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे, U से, और ये होगा माइनस। ठीक है, ये प्रतिबिंब है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, V होती है, और ये दाएं तरफ है तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव या निगेटिव। हो गया काम। ठीक है, इतना काम आपको इसमें करना पड़ेगा, कर लेंगे ना।
ठीक है, चलिए अब इसके विषय में थोड़ा सा हम लिखेंगे, ज्यादा लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा। थोड़ा लिखना क्या है, माना एक्स वाई एक उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह है जो m1 और m2 म्यू1 और म्यू2 अपवर्तनांक के दो माध्यम को पृथक कर रहा है, मतलब अलग कर रहा है। ठीक है, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O स्थित है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। इतने लिखना है, बाकी सब डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, नहीं तो लगेंगे इस पूरे को लिखने तो बहुत बड़ा हो जाएगा थियरी इसका। ठीक है, फिगर सही बनाइएगा, फिगर में अगर गलती करेंगे तो डेरिवेशन आपका गलत हो जाएगा, श्योर है। तो लिखते हैं, माना एक्स वाई एक उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह है जो म्यू1 यानी विरल और म्यू2 यानी सघन, ठीक है, अपवर्तनांक के माध्यम को क्या कर रहा है, पृथक कर रहा है। पृथक मतलब अलग कर रहा है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O स्थित है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I बनता है। इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। अब कहानी ध्यान से सुनो, पहले जहां तक लिख लिए, अब कहानी पे समझो इसको। यहां पर आपको वो त्रिभुज लेना है जिसमें दो कोणों का योग तीसरी कोण के बराबर हो, ठीक है। आप ज्यामिति पढ़े होंगे, ज्यामिति में हमेशा ये बताया जाता है कि अगर ये कोई त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के इस कोण का और इस कोण का योग जो बहिष्ठ कोण होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। इस कोण को नहीं लेंगे, जहां पर बहिष्ठ कोण बनेगा उसके पास वाला कोण नहीं लिया जाता, अन्य दो कोण लिए जाते हैं। अगर बहिष्ठ कोण यहां बनेगा तो ये कोण नहीं लिया जाएगा, तब ये कोण लिया जाएगा। अगर बहिष्ठ कोण यहां बनेगा तो ये कोण नहीं लिया जाएगा, ये दोनों कोण लिए जाएंगे। समझ में आ गई बात? ये ज्यामिति का रूल है। अब यहां पर ध्यान से सुनना हमारी बात को। त्रिभुज ओ ए सी, इस त्रिभुज को ध्यान से देखो। इस त्रिभुज में कोण अल्फा और कोण गामा का योग किसके बराबर होगा? आई के, है ना। देखो इस त्रिभुज का ये बहिष्ठ कोण है, तो आई बराबर होगा अल्फा प्लस, होगा ना। यहां लिखेंगे, ध्यान देना है, त्रिभुज
ओ ए सी से आई, कोण आई बराबर होगा किसके? अल्फा प्लस गामा के। और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब आते हैं दूसरे त्रिभुज को। देखो दूसरा त्रिभुज ध्यान दो, आई ए सी, आई ए सी। इस त्रिभुज में कोण बीटा प्लस कोण आर बराबर होगा किसके? गामा के। होगा ना? तो फिर लिखेंगे यहां पर त्रिभुज आई ए सी से अगर आप देखें तो गामा बराबर हो रहा है, गामा बराबर है बीटा प्लस किसके? आर के। लेकिन हमें आर निकालना है, तो अगर आर निकालेंगे तो बीटा को इधर भेजेंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर होगा गामा माइनस, और ये हो गया समीकरण 2। यहां तक सबको क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पर अपवर्तन किस माध्यम में हुआ है? सघन में। तो सघन का हम अपवर्तनांक निकालेंगे किसके सापेक्ष? विरल के। तो स्नेल का यहां पर नियम लगेगा। देखिए यहां लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल का जब नियम लगाएंगे तो स्नेल का नियम ध्यान से सुनना, आप ऐसे लिखते हो 1 म्यू 2, लिखोगे। इसी 1 म्यू 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, बराबर साइन आई बटा साइन, यही स्नेल का नियम है। ठीक है, अब देखिए अगर आई और आर छोटा कोण बने, ध्यान से सुनना, जब कोई कोण छोटा बहुत हो जाता है तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन है वो हट जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है जैसे साइन हो, कास हो, टेन हो, ये सब क्या होंगे? हट जाएंगे, केवल कोण बचेगा। ठीक है ना? तो अगर हम यहां पर लिखें यदि आई और आर छोटा कोण हो, क्या हो? छोटा कोण हो, तो क्या हो जाएगा? जो साइन आई हम लोग लिखते हैं वो लगभग आई के क्या होगा? बराबर। तथा जो साइन आर हम लोग लिखते हैं वो लगभग बराबर हो जाएगा। तो साइन आई के जगह हम क्या लिख दें और साइन आर के जगह, तो अब क्या हो जाएगा? दिख रहा है ना? देखना नहीं, देखो म्यू 2 बाई म्यू 1 बराबर हो जाएगा आई अपॉन आर, ऐसे हो जाएगा। अब त्रियक गुणा कर लीजिए, त्रियक गुणा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, देखना इसका गुणा जब इधर करोगे तो हो जाएगा म्यू 2 आर बराबर म्यू 1 आई। ये हो गया। समीकरण 1 और 2 से आई और आर का मान यहां रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से आई तथा आर का मान रखने पर, इनके मान को रख दीजिए इसमें। तो देखिए ध्यान से, म्यू 2 आर का मान है गामा माइनस, यहां लिखिए गामा माइनस, और यहां देखिए आई का मान है
अल्फा प्लस गामा। हो गया जी। अब क्या करिए, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कर लीजिए। म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा बराबर म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन गामा। गामा वाला जो टर्म है उसको एक साथ कर लो। देखो यहाँ गामा है, इसको इधर ले आओ, हो जाएगा म्यू टू गामा माइनस म्यू वन गामा, और इसको उधर ले जाओगे इसको, तो म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा। यहां से गामा कॉमन हो जाएगा, तो म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू गामा बराबर म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा। ठीक है जी। और ये एक समीकरण बन गया ए। ठीक है, ये समीकरण बन गया आपका। अभी अब हमको करना क्या है, अल्फा बीटा गामा का मान यहां से निकालना है। ठीक है, वो मान आएगा कैसे, उसके लिए अब तुम लोग हंसो मत, ये फार्मूला डेरिवेशन है तो लंबा प्रोसेस जाएगा ये। ठीक है, आप एक डेरिवेशन अगर समझ जाएंगे अच्छे से तो इस पे कुल 4 डेरिवेशन है। एक अगर आप कर लेंगे तो 4 आपके लिए फ्री हो जाएगा, लेकिन अगर कंफ्यूज होंगे तो फिर अगले वाले में थोड़ा मेहनत करिएगा। ठीक है, आगे देखो, देखो कैसे अल्फा बीटा गामा का मान निकालते हैं। उसके लिए समझो यहां पर त्रिभुज ए एन ओ, ये समकोण त्रिभुज दिखा आपको, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ओ एन ए से, इस त्रिभुज से अगर हम tan अल्फा निकालें, tan अल्फा समझना, tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, यही होता है। लंब है an, आधार है ON, क्या है ON। ये tan अल्फा निकल गया। ठीक है, फिर देखो यहां देखो समकोण त्रिभुज, अब इधर देखना INA से अगर हम tan बीटा निकालें, tan बीटा तो लंब बटे आधार, यानी AN बटा IN। इसी तरह से समकोण त्रिभुज कौन CNA से tan गामा जब निकालेंगे तो लंब बटे आधार यानी AN बटा CN हो जाएगा। ठीक है, अभी ये tan में आया है, हमें केवल अल्फा बीटा गामा चाहिए ना, क्योंकि इस इक्वेशन में केवल अल्फा बीटा गामा है, tan अल्फा tan बीटा तो है ही नहीं। अब देखिए इसको कैसे हटाया जाएगा। इसके लिए हमने अभी आपको यहाँ बताया कि अगर कोण छोटा हो जाता है तो त्रिकोणमिति का जो फंक्शन है वो हट जाता है। तो अगर हम यहाँ ये मान लें, यदि अल्फा बीटा गामा क्या हो, छोटा कोण हो, क्या हो, छोटा कोण हो, तो अगर ये छोटा कोण होंगे तो जो tan अल्फा आप लिख रहे हो ना, tan अल्फा ये लगभग किसके इक्वल होगा, जो tan बीटा आप लिख रहे हो ना वो लगभग किसके इक्वल होगा, और जो tan गामा आप लिखे हो वो लगभग किसके इक्वल होगा, गामा के। ठीक है, अब ये सब tan हट गया, यानी अब आपको मिल गया
एल्फा बराबर an बटा ON, an बटा tan बीटा लिखे थे, हो जाएगा बीटा बराबर an बटा IN, और जो गामा लिखे tan गामा हो जाएगा गामा बराबर an बटा CN। ये देखो गामा अल्फा बीटा गामा का मान आ गया। ठीक, अब ध्यान देना, हमने जो दूरी मापने की बात कही थी वो कहाँ से कही थी? ध्रुव से। आप में n आ रहा है, देखिए p नहीं ना आ रहा। अब n p पर कैसे जाएगा? अगर ये पॉइंट a p के नियर हो तो n कहाँ होगा? p पर। तो जहां जहां n है वहां क्या लिख देंगे? p। समझ में आ गई बात? तो यहां यदि बिंदु A P के कहाँ हो? समीप हो तो an P पर होगा, और जब n P पर चला जाएगा तो इसमें जहां जहां n है नीचे वो सब क्या लिख देंगे? P। तब क्या हो जाएगा? तब अल्फा बराबर हो जाएगा an बटा OP, बीटा बराबर हो जाएगा an बटा क्या? IP, गामा बराबर हो जाएगा an बटा क्या? CP। हो गया ना? समझ में आ गई बात? भाई देखो an आ जाएगा P पर तो जो CN था वो CP हो जाएगा, जो ON था वो OP हो जाएगा, जो IN था वो IP हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण A जो है इसमें रखेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं, लिखेंगे समीकरण A में अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर, ये मान समीकरण ए में रख दीजिए। तो जब मान रखेंगे तो ध्यान देना, μ2 माइनस क्या लिखोगे? μ2 माइनस μ1, फिर क्या है? गामा, और गामा का मान है an बटा CP। हाँ, CP इक्वल टू है, फिर क्या है? μ1 अल्फा, तो फिर लिखेंगे μ1 और अल्फा का मान है an बटा OP, फिर क्या है? प्लस प्लस में। ठीक है, तो चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए यहां तक नोट करिए, फिर आगे इक्वेशन को लिखें। आगे देखो, हमने कहा इस समीकरण ए में सभी मान अल्फा बीटा गामा का मान रखिए। तो देखिए समीकरण ए में है μ2 माइनस μ1 और वो है गामा, और गामा की वैल्यू है an बाई CP। यहाँ पर लिख दो an बाई CP बराबर, फिर क्या है? μ1 अल्फा, तो लिखो यहाँ μ1 और अल्फा का मान देखो an अपॉन OP, यहाँ पे लिखो an बाई OP, फिर प्लस μ2 और उसमें ध्यान देना बीटा है और बीटा का मान है an बाई IP। अब ध्यान से सुनना हमारी बात, यहाँ भी an है, यहाँ भी an है, कॉमन लेकर के इस an को काट दो। जब काट दोगे तो यहाँ बचेगा μ2 माइनस और बटे में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा μ1 बटा और यहाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। CP OP IP का मान यहाँ देख लो, देख लो,
ओपी का मान है, तो जहां ओपी है यहां है रख दो माइनस प्लस म्यू टू, आई पी का मान देखो ये है तो भी रख दो। इधर देखो म्यू टू माइनस म्यू वन बटा सी पी क्या है आर, ये हो गया। समझ में आ गई बात? अब देखना ध्यान से, अगर इसमें से अगर हम माइनस कॉमन कर दें, माइनस कॉमन कर दें, देखिए अगर आप यहां तक भी प्रूफ कर देते हैं यहां तक तो भी सही है, कोई गलती नहीं है। अगर इसके आगे आपको प्रॉब्लम हो रही है करने में तो यहीं तक छोड़ देना, लेकिन अगर कर लेते हो तो कर लेना। कैसे करना है देखो, यहां से माइनस कॉमन कर दो, माइनस, जब माइनस कॉमन करोगे ध्यान से सुनना, तो ये जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाले को पहले लिखेंगे और जो है पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा और इसको हम बाद में लिखेंगे। बटे में क्या हो जाएगा आर, केवल हमने यहाँ क्या किया माइनस कॉमन लिया है और कुछ नहीं, बराबर इधर देखो माइनस कॉमन कर दो तो म्यू वन बटे यू, ठीक, और ये प्लस है तो म्यू टू बाई बी, दोनों तरफ से ये क्या हो गया कट गया, तो हो गया म्यू वन माइनस म्यू टू बाई, और इधर हो गया म्यू वन बाई यू माइनस म्यू टू बाई, यानी आपको फॉर्मूला मिला म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर बराबर म्यू वन बाई यू माइनस म्यू टू बाई बी। ये एक सूत्र बन गया आपका, ठीक है। ध्यान देना यहां पर म्यू वन है तो यू है, यानी म्यू वन में यू है, देखो इस अपवर्तनांक में क्या है म्यू टू है तो भी है और म्यू टू अपवर्तनांक में क्या है, समझ में आ गई बात? अच्छा एक और काम करो, अगर यहां से म्यू वन कॉमन लोगे, म्यू वन तो यहां तो हो जाएगा वन, बट यहां हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन, ऐसे हो जाएगा। यहां देखो वही काम यहां करो, म्यू वन कॉमन, यहां हो जाएगा वन बाई यू और यहां हो जाएगा म्यू टू बाई, समझे, दोनों तरफ से म्यू वन और म्यू वन, यहां हो जाएगा वन बाई म्यू टू बाई म्यू वन। और अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आप वन म्यू टू लिखते हो ना, इसी को आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो अगर ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हो, तो देखो आपका यही वाला है ना, तो यहां लिख सकते हो वन म्यू बटे आर बराबर वन बाई माइनस वन म्यू टू बाई, ये भी वही फॉर्मूला, ठीक है। तो कई बार तो ये फॉर्मूला दे देता सिद्ध करने को, इसलिए हमने इसको यहां तक बढ़ाया। कई बार ये फॉर्मूला देता है कि सिद्ध कीजिए, ठीक, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये मिल जाएगा, अगर ये देता है तो यहीं तक सही है, क्लियर। अब जाकर के आपका ये कंप्लीट हुआ, अब जो टॉपिक था आपका ये कंप्लीट हो गया, फार्मूला का निगमन हो गया, ठीक है। अब नोट कर डालिए पूरा। चले देखिए, आज हम बात करेंगे उत्तल अपवर्तक गोली सतह द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जब वस्तु विरल माध्यम में हो और उसका आभासी प्रतिबिंब बनता हो, ठीक है। कल हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब की बात किए थे, आज आभासी प्रतिबिंब की हम बात करेंगे। तो आज का हेडिंग है जब आभासी प्रतिबिंब
बनता हो। ठीक है, मतलब उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह विरल माध्यम में रखी वस्तु का जब आभासी प्रतिबिंब बनाएगा तो उस कंडीशन में उसके अपवर्तन का सूत्र क्या होगा। ठीक है, इसके लिए हम एक उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह लेंगे। सतह का नाम लिख दे रहे हैं एक्स वाई। ठीक, इसके एक तरफ सघन माध्यम है, सघन माध्यम, और इस माध्यम को, ठीक है, सघन माध्यम और इसका अपवर्तनांक है μ2, और इसके दूसरे तरफ विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और इसका अपवर्तनांक है μ1। ठीक है, तो यह उत्तल अपवर्तक गोली सतह दो प्रकार के माध्यम को पृथक कर रहा है। इसका ये मध्य वाला बिंदु जो है इसे हम ध्रुव कहते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको इसका वक्रता केंद्र कहते हैं, और दोनों बिंदु से होकर जो रेखा जाती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये मुख्य अक्ष है। अब देखिए, विरल माध्यम में यहाँ पर कोई वस्तु हमने रख दिया और वो वस्तु है O। ठीक, यहाँ से दो किरण चलेंगी, एक उत्तल अपवर्तक गोली सतह के लंबवत जाएगी ऐसे, ठीक है, इस तरह से एक किरण जाएगी और ये सीधे क्या होगी, पार निकल जाएगी। ठीक, और एक किरण यहां से जो है यहां पर जाएगी, यहां पर। ठीक, ये आपतित किरण है। जहां पर ये किरण टकरा रही है उत्तल अपवर्तक गोली सतह से, उस पॉइंट को हमने मान लिया ए। इस पॉइंट पर सी से हम एक अभिलंब डालेंगे ऐसे। ठीक, अब यहां से देखिएगा ध्यान से, इस किरण को जाने का सीधा रास्ता ये है, लेकिन ये सीधे न जा करके ये अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। ठीक, तो ये ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे ऐसे झुक करके जाएगी। ऐसे इसी किरण को अगर हम सीधा पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ध्यान रखना, इस किरण को सीधे पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा, एक मिनट, ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, सीधे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर आकर के इसको काटेगी और यही हो जाएगा इसका आभासी प्रतिबिंब आई। ठीक है, आप सभी को पता भी होगा कि ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का जो ये कोण है इसे आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण है आर। ठीक है, यहां से इस मुख्य अक्ष पर एक लंब खींच दिया हमने एन। ठीक है, आप वस्तु से चलने वाली किरण मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी उसे हमने अल्फा मान लिया। प्रतिबिंब से चलने वाली किरण मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बना रही है बीटा मान लिया, और वक्रता केंद्र से जो रेखा जा रही है वो मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बना रही है उसको हमने गामा मान लिया। ठीक, और जो an है इसकी ऊंचाई हमने h मान लिया। ठीक है जी, आप सभी को पता होना चाहिए कि ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है वो u होती है,
और बाएं तरफ है तो ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो भी होती है। बाएं तरफ है ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी जो होती है, वक्रता त्रिज्या r होती है, दाहिने तरफ है इसलिए प्लस। ठीक है, तो इस तरह आभासी प्रतिबिंब के लिए आप किरण आरेख बना लेंगे। ठीक है, बाकी सभी प्रोसेस जो वास्तविक के लिए था ठीक वैसे ही करना है आपको। क्लियर? फिगर ध्यान से देख लीजिए। उत्तल अपवर्तक गोली सतह विरल माध्यम में रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कैसे बना रहा है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे क्या, साथ में लिखते चलें। माना x y क्या है, एक उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह है। ठीक है, जिसके जो म्यू1 और म्यू2 अपवर्तनांक के दो माध्यमों को पृथक कर रहा है। दो माध्यम को ये क्या कर रहा है, पृथक कर रहा है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु वो स्थित है जिसका आभासी प्रतिबिंब I बनता है। ठीक है, इतना आपको हिंदी लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम चित्र से बात करेंगे। लिखेंगे चित्र से त्रिभुज ध्यान रखिएगा। देखिए ओ ए सी त्रिभुज ओ ए सी में, इस त्रिभुज में अगर देखें तो कोण अल्फा प्लस गामा बराबर आई होगा ना, यानी आई बराबर होगा अल्फा प्लस समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, दूसरा त्रिभुज यहां पर कौन बन रहा है, दूसरा त्रिभुज देखो ध्यान से देखना, आई ए सी ये वाला लिखा, आई ए, तो लिखेंगे त्रिभुज आई ए सी में अगर आप देखें तो आर जो है बहिष्ठ कोण बनेगा और आर बराबर होगा बीटा प्लस, तो लिखेंगे आर बराबर बीटा प्लस और ये बना समीकरण 2। ठीक है, जब दोनों समीकरण बन जाए तो स्नेल का नियम लगेगा। लिखेंगे स्नेल के अपवर्तन नियम से, स्नेल के जब अपवर्तन नियम लागू करेंगे तो ध्यान रखिएगा अपवर्तन नियम कहता है एक माध्यम के सापेक्ष
अपवर्तनांक यानी 1 म्यू 2 बराबर साइन आई बटा साइन आर। ठीक, 1 म्यू 2 को हम चाहें तो म्यू 2 अपॉन ऐसे लिख सकते हैं और इसको लिखेंगे साइन आई बटा साइन आर। यदि आई आर कैसे हो, छोटे कोण हो तो अगर ये छोटा होगा तो जो साइन आई है वो लगभग आई हो जाएगा तथा जो साइन आर है वो लगभग आर हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसको आई और इसको, तो म्यू 2 बाई म्यू 1 बराबर ऐसे होगा। फिर त्रियक गुणा, दिख रहा है ना, त्रियक गुणा म्यू 2 आर बराबर म्यू 1 आई। अब आर और आई का मान समीकरण 1 और 2 से तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से आई आर का मान रख देंगे तो म्यू 2 आर का मान बीटा प्लस गामा होगा बराबर म्यू 1 आई का मान तो हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। दिख रहा है ना। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा म्यू 2 बीटा प्लस म्यू 2 गामा और इसका गुणा इसमें करिए तो म्यू 1 अल्फा प्लस म्यू 1 गामा। अब ध्यान देना आगे, ठीक है, देखना गामा वाला टर्म एक साथ करेंगे, जैसे म्यू 2 गामा, म्यू 2 गामा, ये गामा म्यू 1 गामा को इधर लाएंगे तो माइनस म्यू 1 गामा बराबर, ठीक है, म्यू 1 अल्फा इधर है, म्यू 1 अल्फा, म्यू 2 बीटा को उधर ले जाएंगे तो माइनस म्यू 2 बीटा, गामा कॉमन होगा तो म्यू 2 माइनस गामा कॉमन और ये हो गया म्यू 1 अल्फा माइनस म्यू 2 बीटा और ये बन गया आपका समीकरण ए, समीकरण ए बन गया। अब अल्फा बीटा गामा का मान निकालना पड़ेगा, उसके लिए फिर आप देखें समकोण त्रिभुज ए एन ओ, यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए एन ओ से इस त्रिभुज में अगर हम tan अल्फा निकालें, tan अल्फा तो हो जाएगा लंब बटे लंब है an, आधार है ON, तो हो जाएगा an बटे में ON। ठीक, an का मान कितना है जी h, ये हो जाएगा ON, यानी tan अल्फा की वैल्यू h बाई ON। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज IAN से इस त्रिभुज से अगर देखें तो ये लंब और यहां से यहां तक तो हो जाएगा tan बीटा बराबर AN बटे IN, tan बीटा AN का मान है बटे IN। ठीक है, अब त्रिभुज CAN तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज
CAN से, इसमें tan गामा निकालेंगे, tan गामा इक्वल टू AN बटा CN, tan गामा AN क्या है H, और ये हो गया CN, हो गया। tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा का मान मिल गया। अब आपको कहना है कि अल्फा बीटा गामा क्या हो, छोटा हो। तो अगला जो स्टेप है वो ये है, यदि अल्फा बीटा गामा कैसे कोण हो, छोटे कोण हो, तो अगर ये छोटे कोण होंगे तो क्या होगा, जो tan अल्फा है वो लगभग अल्फा के बराबर होगा, जो tan बीटा है वो लगभग बीटा के, और जो tan गामा है वो लगभग गामा के बराबर हो जाएगा। यानी tan अल्फा की जगह हम अल्फा लिख सकते हैं, tan बीटा की जगह हम बीटा लिख सकते हैं, और tan गामा की जगह। तो जब ऐसा आप लिखोगे तो देखना क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फा लिख दोगे तो अल्फा बराबर हो गया H बटा ON, और यहाँ पर बीटा लिख दोगे तो H अपॉन IN, और गामा बराबर H अपॉन ये लिखोगे। ठीक है, अब ध्यान देना, यदि पॉइंट A P के समीप आए तो N कहाँ हो जाएगा, तो लिखेंगे यदि बिंदु A कहाँ हो, P के समीप हो, तो जब ये समीप आ जाएगा तो N किस पर होगा, P पर होगा। ध्यान देना कैसे, अगर A को P के समीप लाएंगे, मान लो हमने A को यहाँ ला दिया, तो लंब यहाँ से अब डालोगे ना, तो देखो N यहाँ से अब यहाँ आ जाएगा, और समीप लाओगे तो N कहाँ आ जाएगा। तो वही हमने कहा कि अगर A P के समीप आएगा तो N किस पे आ जाएगा, P पर। तो जहां जहां N है वहां क्या लिखोगे, तब का हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर, ये सब हो जाएगा। अब ये सभी मान समीकरण A में क्या करेंगे, रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण A में ठीक है, अल्फा बीटा गामा का मान क्या करें, रखने पर, ये मान रख दीजिए उसमें, तो देखिए μ2 माइनस μ1 इंटू में है गामा, और गामा की वैल्यू है H बाई, फिर देखिए फिर क्या है μ1 अल्फा, और अल्फा का मान है H अपान, फिर माइनस μ2 बीटा, तो μ2 और बीटा का मान है H अपान IP, दोनों तरफ H दिख रहा है। देखो यहां से H और यहां से H को कॉमन लेके इस H को काट दीजिए, तो आपको मिलेगा μ2 माइनस μ1 बटे, और यहाँ मिलेगा μ1 बटे, और यहाँ मिलेगा μ2 बटे IP। ठीक है, अब ध्यान देना, μ2 माइनस μ1 बटे में है CP, और CP कितनी है, देखो C से क्या है, और वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ R बराबर μ1 बाई OP, μ1 और OP, O से P क्या है, फिर माइनस μ2 बटे
और आई पी देख लो माइनस भी, यू था ना, और ये हो गया भी। समझ में आ गई बात? फिर देखना ध्यान से, म्यू टू माइनस म्यू वन बटे आर, यहाँ माइनस, अच्छा यहां से चाहो दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा म्यू वन बटा यू होगा, और एक माइनस कॉमन हो गया तो एक माइनस बचा, और ये हो जाएगा म्यू टू बाई बी। सही है। अच्छा यहां भी देख लो, अगर माइनस कॉमन लोगे तो आई प्लस हो जाएगा और आई तो हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद म्यू वन माइनस बटे में, और यहाँ तो पहले ही आप कॉमन ले चुके हो, म्यू वन बटा यू माइनस म्यू टू बटा भी, दोनों तरफ माइनस माइनस, तो जो बचा है वो क्या है, म्यू वन माइनस बटे, और इधर म्यू वन बाई यू माइनस म्यू टू बाई बी। यही फॉर्मूला बन गया इसका, यही फॉर्मूला कल भी आया था। अब इसमें थोड़ा सा करना क्या है, अगर हम म्यू वन को कॉमन ले लें, ठीक है, म्यू वन को कॉमन ले लें, तो इसके आगे तो इसके पहले वाले डेरिवेशन में आप पढ़े ही है, म्यू वन को जैसे कॉमन लेकर इस उसमें किया गया है, सेम वही चीज यहाँ भी करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कर डालिए।